नमस्कार। लास्ट संविधान में केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे थे। केंद्र राज्य संबंध को 3 भागों में विभक्त करके पढ़ा जाता है। ये हमारी रिवीजन क्लास है। हमने पिछली क्लास में विधायी संबंध को पढ़ा था, उसका रिवीजन किया था। और इसी प्रकार से जो है केंद्र राज्य संबंध के जो दूसरा प्रकार है प्रशासनिक संबंध, उसको हम पढ़ेंगे अभी। देखो, जिस तरह से जो है विधायी संबंध को कुछ भागों में विभक्त करके पढ़ा जाता है, उसी तरह से प्रशासनिक संबंध को भी कुछ भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये संविधान के 3 स्तंभ कहे जाते हैं। विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, विधि निर्माण करना। इसको हम पढ़ रहे थे विधायी संबंध में। यहाँ विषयों का बंटवारा किया गया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कि जो विधि निर्माण होगा, वो जो विषय हैं, किस विषय पे कौन सरकार कानून बनाएगी, कौन सी सरकार कानून बनाएगी। तो उसमें संघ सूची पढ़ा, राज्य सूची पढ़ा और समवर्ती सूची पढ़ा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे विषय जो तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, ना संघ सूची में आते हैं, ना समवर्ती सूची में आते हैं और ना राज्य सूची में आते हैं। ऐसे विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं, जिस पे केंद्र सरकार फैसला लेती है। तो ये जो विधि निर्माण है, इस विधि निर्माण को क्रियान्वित करना, ये ऐसे समझते हैं कि विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का कार्य होता है विधि कानून को लागू करना, क्रियान्वित करना। और न्यायपालिका तो एकीकृत प्रणाली है ही, वो न्याय करती है। उसका तो अभी कोई जिक्र नहीं है इस टॉपिक में। लेकिन जो हम विधायिका और कार्यपालिका पढ़ते हैं, तो ये प्रशासनिक संबंध या विधायी संबंध, इसी से जो है जुड़ा हुआ टॉपिक होता है ये। अब देखो, विधायी संबंध में हमने पढ़ा था 3 लिस्ट के बारे में, उनमें आने वाले विषयों के बारे में और उन पे कानून जो सरकार बनाएगी उसके बारे में। अब प्रशासनिक संबंध में हम पढ़ेंगे कि जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को लेकर जो कार्यकारी शक्ति है या कार्यपालिका शक्ति है, वो किसकी होगी, किस विषय पर, या कौन सी सरकार कहाँ कमज़ोर पड़ जाएगी और कौन सी सरकार कहाँ प्रबल होगी। तो ये प्रशासनिक संबंध में पढ़ते हैं। प्रशासनिक संबंध जब पढ़ते हैं तो संविधान के भाग 11 में इसका प्रावधान मिलता है देखने को। और अनुच्छेद 256 से 263 तक जितने भी प्रावधान हैं, वो प्रशासनिक संबंध में पढ़े जाते हैं। प्रशासनिक संबंध की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम तालमेल देखते हैं यहाँ केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों का किसके साथ, राज्य सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ। क्योंकि यहाँ कुछ जटिलताएं भी हैं और कुछ सरलताएं भी हैं। तो जो जटिल है उसको भी समझेंगे और जो सरल है वो तो फिर अपना आप समझ में आ ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं प्रशासनिक संबंध की। जिस तरह से विधायी संबंध को कुछ भागों में विभक्त किया था, ऐसे ही विभक्त करके इस प्रशासनिक संबंध को भी पढ़ते हैं। तो हेडिंग क्या है? प्रशासनिक संबंध या केंद्र राज्य संबंध? केंद्र राज्य संबंध और केंद्र राज्य संबंध में प्रशासनिक संबंध। संविधान के भाग 11 में पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 256 से 263 तक इसमें प्रावधान पढ़े जाते हैं। अब इसको जो विभक्त करने की बात है, इसको विभक्त करते हैं सबसे पहले केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विभाजन या कार्यकारी शक्तियों का विभाजन। अगर मैं कार्यकारी शब्द प्रयोग करता हूं तो इसका मतलब होता है कार्यपालिका से। मतलब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसका जो कार्यकारी शक्ति का विस्तार है, इसका मतलब ये है कि वो किस क्षेत्र तक अपने कानूनों को क्रियान्वित कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है या सबसे पहला जो हेडिंग है वो है कार्यकारी शक्तियों का विभाजन।
अब ये जो विभाजन है, कार्यकारी शक्तियों का जो विभाजन होगा, वो किसके बीच में होगा? वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होगा। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था है ना भारत में। संघात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या है? केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार काम करेगी, राज्य स्तर पर राज्य सरकार काम करेगी। अब भारत में जितने राज्य हैं उतनी ही सरकारें हैं वहाँ। तो अपने अपने राज्यों में राज्य सरकारें अपने राज्यों में कानून बनाएगी भी और उनको निष्पादित भी करेगी, क्रियान्वित भी करेगी। तो ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ये हमने पढ़ा था विधायी संबंध में, और जो कानून को लागू करने की प्रक्रिया है वो हम पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध में। अब देखो, केंद्र सरकार की जब बात की जाती है तो केंद्र सरकार का जो कार्यकारी शक्ति का विस्तार है, कार्यकारी शक्ति का विस्तार, वो किसके संबंध में होगा? वो संघ सूची के संबंध में होगा। संघ सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार, तो उनको क्रियान्वित भी तो कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगी। और ये जो कानून को क्रियान्वित करना है, यही तो कार्यकारी शक्ति का विस्तार है। कहां तक करना है विस्तार? विस्तार से मतलब है संपूर्ण भारत में। जो कार्यकारी शक्ति का विस्तार है केंद्र सरकार का, वो संपूर्ण भारत में है। ठीक है। अब बात करते हैं राज्य सरकार की। ये जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की जो कार्यकारी शक्ति का विस्तार है, शक्ति का विस्तार, वो राज्य सूची में जो विषय हैं उन पे जो विधि बनाएगी, उसी पे तो उसे कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होंगी। अब इन शक्तियों का विस्तार कहां तक होगा? अपने राज्य की सीमा तक। अपने राज्य की सीमा तक। ठीक है। तो जो कार्यकारी शक्तियों का विभाजन है, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम यही पढ़ते हैं कि केंद्र सरकार संघ सूची के विषय पे जो कार्यकारी शक्ति इसे प्राप्त होगी, उसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा, इस तरह से लिखे। और जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को जो कार्यकारी शक्ति का विस्तार मिलेगा या कार्यकारी शक्ति जो इसको प्राप्त होगी, वो राज्य सूची के विषय पर होगी, और उसका विस्तार कहाँ तक होगा? उसके राज्य की सीमा तक। ठीक है। इसके साथ साथ केंद्र को कुछ अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर कोई समझौता है, कोई प्राधिकरण है, कोई न्याय क्षेत्र है, उससे संबंधित भी कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होगी? वो केंद्र सरकार में होगी। तो ये भी यहां याद रखना कि कोई समझौता, कोई संधि, और क्या, और कोई प्राधिकरण, कोई न्याय क्षेत्र, इनसे संबंधित भी कार्यकारी जो शक्ति है वो केंद्र सरकार में ही निहित होगी। तो ये तो बात हुई हमारी पहले पॉइंट की। इसी में एक अच्छी बात है, ये इसको समझो। देखो, यहां तो हमने बात की है किसकी? संघ सूची की। या हमने बात की है राज्य सूची की। समवर्ती सूची की भी बात करते हैं। कैसे? अरे देखो, यहां पे फिर से लाएंगे हम राज्य सरकार को। हमने 3 प्रकार की सूची पढ़ी थी। यूनियन लिस्ट है, मतलब संघ सूची है, राज्य स्टेट लिस्ट,
समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट। और हमने पढ़ा था कि जो संघ सूची है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार इसको जो है क्रियान्वित भी करेगी इन कानूनों को। राज्य सूची पर जो अधिकार है कानून बनाने का वो राज्य सरकार का है, और राज्य सरकार ही इनको क्रियान्वित भी करेगी। कार्यकारी शक्ति भी राज्य सरकार को प्राप्त होगी और विधायी शक्ति भी राज्य सरकार को प्राप्त होगी राज्य सूची के संबंध में। लेकिन जो समवर्ती सूची है, इस समवर्ती सूची को इस तरह से जो है असेंबल किया गया है कि इसमें जो विषय हैं उस पे कानून केंद्र सरकार भी बनाएगी और राज्य सरकार भी बनाएगी। लेकिन जब इन कानूनों को क्रियान्वित करने का नंबर आएगा तो यहां शक्ति राज्य सरकार को होगी। फिर से समझो, कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है, लेकिन बनाए गए कानून को क्रियान्वित करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को प्राप्त है। ये हुई सामान्य स्थिति। ये भी हम इसी में पढ़ेंगे, कार्यकारी शक्तियों का विभाजन। अब देखो, अगर समवर्ती सूची को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच मतभेद आ जाए तो केंद्र सरकार का बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। ये हमने पढ़ा था समवर्ती सूची पर। लेकिन अगर सामान्य स्थिति है, कोई विवाद नहीं है और कानून बनाया किसी ने भी, केंद्र सरकार ने कानून बनाया समवर्ती सूची के किसी विषय पर, तो उसको जो क्रियान्वित करना है वो राज्य सरकार के हाथ में होगा, ये इसमें याद रखना। लेकिन अगर संसद के द्वारा कुछ ऐसा प्रावधान कर दिया गया हो कि किसी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाए कोई भी, लेकिन उस कानून को क्रियान्वित केंद्र सरकार करेगी, तो फिर ये स्थिति उलट जाती है। तो इसमें जो है आपको लिखना है कि समवर्ती सूची के विषय पर, ये इसी में लिखना है, कार्यकारी शक्तियों के विभाजन में समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकार को होता है, लेकिन बनाए गए कानून को क्रियान्वित करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा। लेकिन संसद द्वारा किसी विषय पर कानून क्रियान्वयन की शक्ति अगर केंद्र को दे दी गई है तो उस विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। ये चीज इसमें ध्यान रखना। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे कि संसद द्वारा, या कोई सांविधिक संसद द्वारा, ऐसे लिखो, संसद द्वारा यदि ये प्रावधान कर दिया जाता है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर बनाए गए कानून को क्रियान्वित करने की शक्ति केंद्र को दी जाती है, तो अब राज्य सरकार उस पर कानून, मतलब उस कानून को क्रियान्वित नहीं करेगी। तो ये जो है इसमें 3 फैक्ट याद रखना, संघ सूची से केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून और केंद्र द्वारा ही क्रियान्वित किया जाएगा। कहाँ तक किया जाएगा? भारत के संपूर्ण क्षेत्र में किया जाएगा। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, लेकिन क्या उसकी जो कार्यकारी शक्ति है उस विषय पर राज्य सरकार को ही होगी सामान्य स्थिति में। समवर्ती सूची पर हम पढ़ते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। बनाए गए कानून को क्रियान्वित करने का जो अधिकार है सामान्य स्थिति में वो राज्य सरकार को होता है। लेकिन अगर संसद के द्वारा ये बात इसमें प्रावधान कर दिया गया है कि समवर्ती सूची के किसी विषय को क्रियान्वित या कार्यकारी शक्ति केंद्र में निहित होगी, तो वहाँ राज्य सरकार उस कानून को क्रियान्वित नहीं करेगी।
ये बात समवर्ती सूची के संबंध में पढ़ी जाती है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक मतलब पहला हेडिंग हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे क्या? दूसरा पढ़ेंगे राज्यों एवं केंद्र के दायित्व। राज्य एवं केंद्र के दायित्व। ये प्रावधान आर्टिकल 256 में भी पढ़ा जाता है। हमने सारे अनुच्छेद, हमारी जो लास्ट मतलब जो केंद्र राज्य संबंध की जो क्लास थी प्रशासनिक संबंध की, हमने उसमें सारे अनुच्छेद पढ़े हैं। ये तो रिवीजन है, तो मोटी मोटी चीजें समझेंगे इसमें तुम। तो यहाँ राज्य एवं केंद्र के दायित्व, अब इसमें क्या है? इसमें अनुच्छेद 56 पढ़ा जाता है। और यहाँ बहुत साधारण भाषा में समझना कि भी जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र की जो कार्यकारी शक्ति है, वो राज्य की कार्यकारी शक्ति से अधिक प्रबल है, और दूसरा केंद्र सरकार राज्य की कार्यकारी शक्ति को अपने हाथ में ले सकती है या कार्य करा सकती है। उसे प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, उसको समझेंगे हम। इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ते हैं कि भी संविधान के द्वारा, अब देखो कैसे, संविधान के द्वारा राज्य सरकार पर 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्य सरकार पर 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं। और वो प्रतिबंध कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो प्रतिबंध है वो होगा संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना। अरे भैया, अपनी तो हिंदी भी गई। अनुपालन सुनिश्चित करना। अब ये दायित्व किसको दिया गया है? ये राज्य सरकार को दिया गया है। अब संसद ने कोई कानून बनाया, अब संसद का कानून संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में लागू होगा। तो कोई भी राज्य संसद के कानून को क्रियान्वित होने से नहीं रोक सकता। कोई भी राज्य संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधान को अपने राज्य में लागू होने से नहीं रोक सकता। उसमें सबसे पहला प्रतिबंध तो यही पढ़ लिया। तो ये राज्य सरकार की जो कार्यकारी शक्ति है यहां शांत हो जाती है। ऐसा संविधान ने ही प्रावधान किया है। तो संसद द्वारा बनाया गया कोई भी विधान, उसका अनुपालन राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके साथ साथ उस राज्य में जो वर्तमान कानून है, वर्तमान कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करना। सबसे पहला प्रतिबंध जो हम पढ़ रहे थे वो राज्य पे क्या है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधान को, उस विधान का अनुपालन सुनिश्चित करेगा राज्य। इसके साथ साथ उस राज्य में जो वर्तमान विधि है बनी हुई है
उसका अनुपालन भी सुनिश्चित करे। तो ये मानना ही होगा, ये बाध्यकारी प्रावधान बना दिया था संविधान ने राज्यों के लिए। तो पहला तो ये प्रतिबंध। दूसरा प्रतिबंध क्या है? दूसरा है संघ की कार्यकारी आ जाएगा, संघ की कार्यकारी शक्ति को बाधित ना करना। तथा कोई पूर्वाग्रह न रखना। कोई पूर्वाग्रह ना रखना। अब देखो, राज्यों पर दूसरा प्रतिबंध यह होगा कि जो संघ की कार्यकारी शक्ति है उसको बाधित नहीं करेगी कोई भी राज्य सरकार। इसको कैसे समझे? केंद्र सरकार द्वारा कोई कानून बनाया गया, अब उस कानून को क्रियान्वित करना ही तो कार्यकारी प्रक्रिया है केंद्र की। केंद्र सरकार के द्वारा किसी विषय पर कानून बनाया जाता है, तो केंद्र को यह शक्ति है ना कि उस कानून को क्रियान्वित करे। यही तो कार्यकारी शक्ति है। अब कोई राज्य कहे शोर मचा करके हम नहीं एक्सेप्ट करते, तो संविधान ने रोक दिया। उस कानून को मानना होगा, या जब केंद्र सरकार उस कानून को लागू कर रही होगी उस राज्य में, तो वो राज्य सरकार उस कानून को क्रियान्वित होने से नहीं रोक सकती। यही कहा जा रहा है कि संघ की कार्यकारी शक्ति को बाधित ना करना, इसके साथ साथ पूर्वाग्रह ना रखना कोई। अब पूर्वाग्रह एक नकारात्मक शब्द के तौर पे यूज होता है। इसका मतलब है किसी के प्रति पहले से ही कोई धारणा बना लेना, संभवतः नकारात्मक धारणा बना लेना, पूर्वाग्रह का अर्थ होता है। किसी ने कुछ कर दिया, हुआ बहुत छोटा सा, और संभावनाएं सामने वाले ने बहुत विराट की कर ली, तो ये नकारात्मक, एक तरह से नकारात्मकता के रूप में यहां प्रयोग हुआ है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? कि किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना। ठीक है, तो गलत धारणा जो है नहीं बनाएगी राज्य सरकार केंद्र सरकार को लेकर। तो ये जो है दो प्रतिबंध इसमें लगाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये हमारा पहला हो गया राज्य एवं केंद्र के दायित्व, मतलब दूसरा हो गया अनुच्छेद 256 हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट, अब ये जो दो, अब क्या है और इसमें सी है राज्य पर केंद्र का नियंत्रण। आर्टिकल 257 में पढ़ सकते हैं। अब ये जो दो प्रतिबंध लगाए थे राज्य सरकार पर संविधान के द्वारा, इसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध भी हैं या कुछ अतिरिक्त नियंत्रण भी हैं जो केंद्र सरकार नियंत्रित करेगी यहाँ राज्य सरकार को। या अपने कोई कार्य करा सकती है, कार्य भी नहीं कहेंगे, राज्य की कार्यकारी शक्ति पर अपना नियंत्रण करेगी। तो हम ऐसा कहेंगे केंद्र मतलब संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य की कार्यकारी शक्ति को नियंत्रित करके अपने कार्य कराती है। कैसे?
राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण। दो प्रतिबंध के साथ कुछ दायित्व और हैं राज्यों पर जो केंद्र दे सकता है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है संचार साधन। अब वो संचार साधन कैसा हो? राष्ट्रहित में हो, या तो राष्ट्रहित या जो है सैन्य से संबंधित। अब देखो, संचार तो किसी भी चीज का हो सकता है। यहाँ परिवहन भी हो सकता है, यहाँ वायु मार्ग वाला भी हो सकता है, यहाँ टेलीफोन भी हो सकता है, यहाँ विद्युत का संचार भी हो सकता है, यहाँ किसी चीज की आपूर्ति करने के लिए कोई मतलब वही परिवहन वाली बात है। तो हर तरह का संचार, सभी प्रकार का संचार जो राष्ट्रहित में प्रयोग होता हो या किसी सैन्य कार्य से जुड़ा हो, उसको बनाएगी और उसका रक्षण करेगी। ठीक है? संचार साधन को बनाए और उसका क्या करे? रक्षण करे। इसके साथ साथ दूसरा है रेलवे की संपत्ति। संपत्ति को क्षति ना पहुंचने दे। या उसका रक्षण करें। जो तीसरा है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को मातृभाषा, उनकी मातृभाषा का ज्ञान प्रदान करने के साधन उपलब्ध कराए। कितने हो गए? 3 हो गए। नंबर 4, नंबर 4 है, क्या है 4? राज्यों के अनुसूचित जनजाति वाले समूहों के लिए विशेष योजनाएं बनाए तथा उनको क्रियान्वित करे या उनका क्रियान्वयन करे। उनका क्रियान्वयन करे। अब देखो, यहां केंद्र सरकार का जो नियंत्रण है वो 4 तरह के दायित्व राज्यों को दे रहा है। सबसे पहला दायित्व क्या है? जो संचार साधन है, संचार साधनों का संरक्षण करेगी राज्य सरकारें। उसके साथ साथ रेलवे की संपत्ति का संरक्षण करेगी। उसके साथ साथ जो भाषाई अल्पसंख्यक समूह वाले बच्चे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा उपलब्ध कराने या मातृभाषा का ज्ञान देने के साधन उपलब्ध कराए। उसके बाद जो राज्य के अनुसूचित जनजाति वाले समूह हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं बनाए और उनको क्रियान्वित करे। अभी हमने जो है अनुच्छेद 256 और 257 पढ़ा। अनुच्छेद 256 में संविधान के द्वारा 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं राज्य सरकार पर कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसका अनुपालन करे
और राज्य से संबंधित जितने भी कानून हैं, वर्तमान कानून, उनका अनुपालन करे। दूसरा प्रतिबंध था कि जो संघ की कार्यपालिक या कार्यकारी शक्ति है, उसको अपने यहाँ बाधित ना करे और उसके संबंध में कोई पूर्वाग्रह न रखे। उसके बाद अनुच्छेद 257 में हमने पढ़ा कि 2 प्रतिबंध के अतिरिक्त राज्य पर कुछ अन्य प्रतिबंध भी होते हैं। वो क्या होते हैं प्रतिबंध? सबसे पहला था संचार साधन को बनाए, उसका रक्षण करे, रेलवे संपत्ति का रक्षण करे, प्राथमिक स्तर पर जो भाषाई अल्पसंख्यक है उन बच्चों को मातृभाषा, उनकी मातृभाषा में शिक्षण देने के साधन उपलब्ध कराए, और जो अनुसूचित जाति है और जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति वाले समूह हैं उनके लिए योजनाएं बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। अगर राज्य सरकारें ऐसा नहीं करती है तो यहाँ अनुच्छेद 365 पढ़ा जाता है और इसमें साफ कहा गया है कि राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है प्रशासनिक संबंध से संबंधित और राज्य सरकार उस निर्देश को मानने में अक्षम हो जाती है या उसका पालन नहीं कर पाती है, तो इस आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 356 लागू हो सकता है। और यहां केंद्र सरकार पर यह ड्यूटी भी है। कैसी? इसके लिए अनुच्छेद 355 पढ़ा जाता है कि किसी भी राज्य को आंतरिक अशांति, बाह्य युद्ध से बचाएगा। उसके साथ साथ जो है, अगर कोई राज्य संवैधानिक तंत्र का पालन नहीं करता है या जो कार्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं उनको सुनिश्चित नहीं करता है, उस कार्य को नहीं करता है, तो यहाँ आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। तो ये बात याद रखना कि यदि अनुच्छेद 256 और 257 में दिए गए प्रावधानों को पूरा करने में कोई राज्य सरकार असमर्थ हो जाती है तो अनुच्छेद 365 में ये प्रावधान है कि ऐसे राज्य पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसमें याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो है हमने कितने प्रावधान पढ़े, अब इससे आगे क्लास नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, नमस्कार।